नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं साप्ताहिकी। आज मैं बात करने जा रहा हूं हाल ही में म्यांमार ड्रोन हमलों की जो खबर आई उस पे, जिसमें भारत की ओर से संचालित होने का दावा किया गया। ये हमले 13 जुलाई 2025 को म्यांमार के सागिंग क्षेत्र में हुए, जहां उग्रवादी संगठन उल्फा आई और एनएससीएन के कमांडरों को निशाना बनाया गया। खबर आई कि भारतीय सेना ने 100 से अधिक ड्रोनों का इस्तेमाल किया, जिसमें उनके 3 वरिष्ठ कमांडर नयन असम, गणेश असम और प्रदीप असम की मौत हो गई, जबकि 19 अन्य घायल हुए। बता दूं कि भारतीय सेना ने इस पे कोई जिम्मेदारी नहीं ली, परंतु ये जो उग्रवादी संगठन थे उनका कहना था कि ये हमले भारतीय सेना द्वारा किए गए। एक क्षेत्रीय अखबार के अनुसार सुबह के 2 से 4 बजे के बीच एक ड्रोन हमला होता है, जिसमें नयन असम की मृत्यु हो जाती है और अंतिम संस्कार के दौरान ड्रोन हमले होते हैं, जिसमें 2 अन्य कमांडर मारे जाते हैं। इन हमलों में कथित तौर पे इजराइल और फ्रांस द्वारा निर्मित ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, जो म्यांमार के अराकान और ओकेट क्षेत्र में उल्फा आई के शिविरों पर लक्षित थे। ये पहली बार था जब उल्फा आई के अराकान बेस पर ड्रोन हमले किए गए। हमलों ने उग्रवादी संगठनों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें उनके पूर्वी कमांड के मुख्यालय और अन्य अस्थायी शिविरों को भारी नुकसान हुआ। उल्फा आई ने इसे औपनिवेशिक बलों का हमला करार दिया और बदला लेने की धमकी दी। हालांकि भारतीय सेना और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन ड्रोन हमलों में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। सेना का कहना है कि उसे म्यांमार में हो रहे ड्रोन हमलों के बारे में कोई जानकारी नहीं। म्यांमार में 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से चल रहे गृह युद्ध में वहां के सीमा क्षेत्र बहुत अस्थिर हो चुके हैं, जिसका फायदा उग्रवादी संगठन उठाते रहते हैं। ये हमला भारत की उग्रवाद विरोधी रणनीति में एक तकनीकी उन्नति का संकेत देता है, जिसमें ड्रोन आधारित सटीक हमलों पर जोर दिया गया है। म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के लिए हमेशा चुनौती का सामना रही है, जहां उग्रवादी संगठन फलते फूलते रहे हैं। इस घटना ने क्षेत्रीय सुरक्षा और भारतीय म्यांमार संबंधों पर एक नई बहस छेड़ दी है। फिर बता दूं, भारतीय सेना ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, परंतु जहां आग होगी वहीं तो धुआं होगा। अगली बात करने जा रहा हूं रोहित वेमुला एक्ट की। रोहित वेमुला एक्ट एक प्रस्तावित कानून है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न को रोकना है। इसका नाम हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला के बारे में दिया गया है, जिसने 2016 में तथाकथित जातीय भेदभाव के चलते आत्महत्या कर ली थी। आसान शब्दों में रोहित वेमुला एक्ट कुछ इस तरह से है कि अगर कोई विद्यार्थी, शिक्षक या संस्थान एससी, एसटी, ओबीसी या अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करता है तो उसे सजा मिल सकती है। पहली बार अपराध करने पर 1 साल की जेल और 10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है, परंतु ये अपराध अगर अधिक बार किया गया तो 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यही नहीं, भेदभाव जिस संस्थान में हुआ है उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। संस्थान के बड़े लोगों को जेल हो सकती है और संस्थान को वित्तीय अनुदान प्राप्त करने में मुश्किल आ सकती है। ये एक्ट अभी प्रस्तावित है। कर्नाटक सहित कुछ अन्य राज्य इसे इम्प्लीमेंट करने पर जोर दे रहे हैं, परंतु दोस्तों भारत में पहले से ही SC/ST एक्ट है और जिसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। SC/ST एक्ट में फर्जी मुकदमे डाल दिए जाते हैं, जिससे लोगों को जेल होती है, उनका करियर बर्बाद हो जाता है, परंतु अंत में निकलता कुछ नहीं, बल्कि जिस पे आरोप लगाया जाता है उसका जीवन बर्बाद होता है, अधिक कुछ नहीं। रोहित वेमुला एक्ट अल्पसंख्यक लोगों को भी इसमें जोड़ रहा है, जो कि सीधे सीधे शब्दों में कहूं कि भारतीय राजनेताओं की जो तुष्टीकरण की नीति रही है 1947 से लेके, उसका एक और जीता जागता सबूत है। किस तरह से मुसलमानों को सेटिस्फाई किया जाए, हमारे देश के राजनेता वही सोचते हैं। समाज टूटे बिखरे, उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं। उमर अब्दुल्ला को 13 जुलाई 2025 को हाउस अरेस्ट किया गया।
ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर में शहीद दिवस के मौके पर हुई, जब वह 1931 के तथाकथित शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मजार-ए-शुदा जाना चाहते थे। प्रशासन ने कई प्रमुख नेता, जिसमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल थी, उन सबको नजरबंद किया ताकि वह उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने ना जा सके। उस स्थान पे कोई सार्वजनिक आयोजन ना हो सके। उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन की इस कार्रवाई को कहा कि ये अनिर्वाचित सरकार द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों पर अत्याचार है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने उनके घर को बाहर से घेर लिया ताकि वह वहां जा न पाए। प्रशासन का तर्क था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। अगर वहां भीड़ जुटती तो हो सकता है कुछ अनहोनी हो सकती थी, कोई घटना ऐसी हो सकती थी जो कि अप्रिय हो। शहीद दिवस पर संभावित राजनीतिक जुटान और विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासन ने ये चीज करी। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके मुझे अपने सुझाव जरूर बताइए। और अगर आप मेरा कोई सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज QR कोड स्कैन कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।